नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य अध्ययन में। दोस्तों आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट 7 रहेगा आज। इससे पहले दोस्तों सामान्य अध्ययन से 6 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला दोस्तों देखिए, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? अच्छे से क्वेश्चन को देखें। कालिदास की बात हो रही है। कालिदास जो है किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन देखिए, हर्ष, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसके दरबार में थे कालिदास? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, याद रखेंगे। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों कालिदास कौन थे आप सभी जानते हैं। कालिदास जो है दोस्तों संस्कृत भाषा के महान कवि एवं नाटककार थे, आप सभी जानते हैं। ठीक है, यहाँ से कालिदास की प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं। जैसे कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे आपका रघुवंशम हो गया। ठीक है, रघुवंशम। ठीक है, रघुवंशम के साथ साथ कुमार संभव, मेघदूत। ठीक है, मेघदूत हो गया। ठीक है, कुमार संभव हो गया, कुमार संभव। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, नाटक है कालिदास का। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। ठीक है, साथ ही साथ मालविकाग्निमित्र हो गया। तो ये कालिदास की क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं, इनको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कालिदास को क्या कहा जाता है? कालिदास को इंडिया का जो है दोस्तों शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर, यानी कि इंडिया का क्या कहा जाता है? इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, ये भी आज साथ में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए दोस्तों, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में किसको जो है पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था? यहाँ पर पहले या प्रथम ऊपर लिखा है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो आपने बताना है तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? ऑप्शन देखिए, इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे तराइन का पहला युद्ध और तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पहला युद्ध भी दूसरा भी। ठीक है, तो आपको कब हुआ था पूछा जाता है, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर याद रखेंगे तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1191 में। 1191 ईस्वी में क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था? विजयी हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। ठीक है, ये याद रखेंगे। मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। इसी के साथ आपने याद रखना है, ये तो तराइन का पहला युद्ध हो गया 1191, और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो याद रखेंगे तराइन का, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध जो है कब हुआ था? सेकंड युद्ध कब हुआ था तराइन का? तो ये याद रखेंगे 1192 में हुआ था। 1192 ईस्वी में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें जो है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जो है गौरी के हाथ हार जाता है, यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे पृथ्वीराज क्या हो जाता है? पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है। तो दोनों याद रखेंगे, पहले युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहता है, और तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हो जाता है। किससे हो जाता है पराजित? मोहम्मद गौरी से। ठीक है, और आपको सीधे पूछा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में हुआ, और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में हुआ। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। द्वितीय सिकंदर जो है किसको कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर शासन किया था दोस्तों। कब से कब तक किया था पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर जो शासन किया था वो क्या था?
1296 से आपका 1316 तक, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि 1296 से 1316 ईस्वी तक जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर शासन किया था, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को जो है सिकंदर सैनी की उपाधि ली थी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने खुद क्या किया, कौन सी उपाधि ली थी? सिकंदर सैनी, ठीक है। सिकंदर सैनी जो है किसने लिए थी ये उपाधि? ये खुद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि ली थी। याद रखेंगे क्यों ली थी? क्योंकि वह विश्व विजेता बनना चाहता था, ठीक है। इसका वो भी देखेंगे कि दिल्ली पर कब शासन किया। 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर शासन किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, किन के बीच हुआ, तो ये हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखेंगे पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किस वर्ष हुआ? ऑप्शन देखिए 1857, 1526, 1757 या फिर 1764। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा 1526। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था? अगर आपको पूछा जाता है किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था अगर पूछा जाता है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी, ठीक है। पहला याद रखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसी प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अगर आपको पूछा जाता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, कब हुआ था पूछा जाता है, तो 1556 में दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, ठीक है। किसके बीच हुआ ये पूछा जा सकता है आपको। तो द्वितीय पानीपत का युद्ध जो हुआ था किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था आपका द्वितीय, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है, ठीक है। और तृतीय युद्ध पूछा जाता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध तो याद रखेंगे 1761 में हुआ था, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था ये भी याद रखेंगे? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, ठीक है। अब्दाली, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, अब्दाली और मराठों के बीच, ठीक है, मराठों के बीच, ठीक है। तो ये आपने तीनों जो हैं युद्ध याद रखने हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, ठीक है। ये तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? फिर आपको बताना है हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन देखिए 1764, 1526, 1576 या फिर 1837। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 का? तो 5 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1576, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है किनके बीच हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें कौन विजयी रहा था? अकबर जिसमें विजयी रहा था, ठीक है। याद रखेंगे अकबर इसमें विजयी रहा था हल्दी घाटी के युद्ध में। कब हुआ था?
1976 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। ठीक है, कौन जीता? अकबर जीता। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, जोजिला दर्रा जो है, तो जोजिला दर्रा किन जगहों को जोड़ता है और जोजिला दर्रा कहाँ है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है ये आपने बताना है। ऑप्शन देखिए, जम्मू को पठानकोट से जोड़ता है, जम्मू को कश्मीर से, श्रीनगर को लेह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जोजिला दर्रा कहाँ है अगर आपको पूछा जाता है, तो जोजिला दर्रा दोस्तों लद्दाख के कारगिल जिले में है। ठीक है, लद्दाख के कारगिल जिले में। ठीक है, लद्दाख के कारगिल जिले में क्या है आपका? जोजिला दर्रा। ठीक है, और जोजिला दर्रा दोस्तों श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, चंडीगढ़, जम्मू, करनाल या फिर पंजाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है दोस्तों करनाल में। ठीक है, अब करनाल कहाँ पड़ता है आपका? करनाल हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा। तो हरियाणा के करनाल में दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों पहले इसकी जो स्थापना है, ठीक है, याद रखेंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना हुई थी पहले, कब हुई थी? 1923 में हुई थी, 1923 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये हुई थी बेंगलोर में। ठीक है, या जो बेंगलुरु हम जिसको आज वर्तमान में जानते, तो बेंगलुरु में हुआ था दोस्तों स्थापना राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की 1923 में। ठीक है, बाद में दोस्तों इसको फिर इसका जो मुख्यालय है फिर स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया? हरियाणा में कर दिया गया, यानी कि करनाल में कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, स्थापना तो 1923 में बेंगलुरु में हुई थी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है करनाल हरियाणा कब स्थानांतरित किया, तो ये आपको याद रखना है। करनाल जो है इसको स्थानांतरित किया था दोस्तों मुख्यालय को 1955 में। ठीक है, 1955 में दोस्तों क्या किया था? मुख्यालय जो है इसका करनाल जो है स्थानांतरित किया था। ठीक है, ये भी याद, दोनों आपको याद रखना है। स्थापना हुई थी 1923 में बेंगलुरु में, और मुख्यालय बाद में फिर कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? करनाल हरियाणा में इसको जो है स्थानांतरित कर दिया गया। कब किया गया? 1955 में। ठीक है, याद रखेंगे दोनों चीज। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, आपको बताना है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन देखिए, बढ़ेगा, कम होगा, शून्य हो जाएगा, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कम होगा। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु का भार क्या होता है? कम होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 8 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना। ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड, पंजाब, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है दोस्तों, ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना, याद रखेंगे इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है अगर आपको पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इंद्रावती नदी पर ही है। ठीक है, इंद्रावती नदी पर। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर है उड़ीसा में। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें इस इंद्रावती जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो याद रखिए विद्युत उत्पादन क्षमता है 600 मेगावाट। ठीक है, 600 मेगावाट। ठीक है, ये भी आपने साथ में याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों इस परियोजना का निर्माण कब हुआ? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना जो उड़ीसा में है, इसका निर्माण अगर आपको पूछा जाता है तो इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 1978 में। ठीक है, 1978
1998 में दोस्तों क्या हुआ था, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों। ठीक है, इसका उद्देश्य है बिजली उत्पादन करना और सिंचाई। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। तो सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं, कितनी क्षमता है इंद्रावती जल विद्युत परियोजना की, ठीक है, किस नदी पर है, ठीक है, और निर्माण कब हुआ, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस देश को कलाकित नुनाथ, ठीक है, याद रखें, कलाकित नुनाथ कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, आयरलैंड, चीन, ग्रीनलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो किस देश को कलाकित नुनाथ कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा 10 का, ग्रीनलैंड को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कौन से वे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। ऑप्शन देखिए, नीलम संजीव रेड्डी, वी गिरी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का? बताइए कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो 11 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों वी गिरी। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? ठीक है, आपको बताना है भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के विधि मंत्री या फिर भारत के महान्यायवादी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का? 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के महान्यायवादी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अटर्नी जनरल बोलते हैं। तो सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। तो महान्यायवादी क्या होता है? ये मुख्य विधि अधिकारी होता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, तो वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी हैं वो कौन है, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी हैं वो हैं आर वेंकट रमन। ठीक है, कौन है? आर वेंकट रमन। ठीक है, वेंकट रमन। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। साथ ही साथ दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है? तो महान्यायवादी देता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति की इच्छा तक जो है अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चल आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई? यानी कि पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा जो है किस संविधान संशोधन के तहत इसको मिला? ऑप्शन देखिए, 71वां, 72वां, 73वां या फिर 74वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा जो है किस संविधान संशोधन के तहत मिला? तो ये मिला 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ था 73वां संविधान संशोधन? याद रखें 1992 में हुआ था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, और ये संशोधन दोस्तों 1992 में हुआ, लेकिन इसको लागू कब किया गया? लागू किया गया 1993 में। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे, 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू किया था, 24 अप्रैल। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों, यह संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने के लिए किया गया था। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। इस संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों के लिए नियमित चुनाव कराना जरूरी कर दिया गया था। ठीक है, साथ ही साथ एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इस संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? ठीक है, तो याद रखेंगे इस संशोधन को, ठीक है, इस संशोधन को लागू करने वाला पहला जो राज्य था, ठीक है, पहला राज्य, तो पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य था आपका
मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 है निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जो है राजकोषीय नीति को तैयार करता है। ऑप्शन देखिए गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 आज का आखिरी क्वेश्चन है। प्रथम बार सेवा कर यानी कि आपका सर्विस टैक्स जो है भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। पहली बार पूछा है प्रथम बार सर्विस टैक्स भारत में किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन देखिए 1988, 1994, 1998 या फिर 2002। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहली बार सर्विस टैक्स जो है किस वर्ष लागू किया गया था भारत में। तो राइट आंसर होगा 1994। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1994 को जो है दोस्तों भारत में पहली बार जो है सर्विस टैक्स को लागू किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, और कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।